नमस्कार दोस्तों, रिकॉर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 34 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास में जो प्रश्न दिए गए हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिए गए हैं, तो आप जिस भी माध्यम से हैं उस माध्यम में प्रश्नों को करिएगा। पहले प्रश्न को देखते हैं, क्या दिया गया है। द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? एयर पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस, लैंड पॉल्यूशन या फिर वाटर पॉल्यूशन। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? यहां पर आपका सही उत्तर है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, जब हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल में हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की बात करते हैं, टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, याद रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर लूं क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड, तो इनको आप नोट डाउन करते हुए चलिए। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका आया कब था? ठीक है, अडॉप्ट कब किया गया था, ये परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। तो आप याद रखिएगा 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में, यहां पर ध्यान दीजिए 2005 में ये लागू हुआ है, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आपका आया है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड ऑन 11 दिसंबर 1997। दूसरा प्रश्न आपके परीक्षा में बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल आपका इन्फोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ। तो आप ध्यान दीजिएगा क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुआ है। ये दोनों ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि देखिए किस तरीके का प्रश्न आपके परीक्षा में बना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल आया किस वर्ष में था? तो आप बताएंगे 1997 में। लागू कब हुआ? 2005 में। ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल में हम किस चीज की बात करते हैं? हम 7 ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करने की बात करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, रिड्यूस करने की बात कही जाती है। 7 ग्रीन हाउस गैसेस हैं कौन कौन सी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर मैं लिख देती हूं, आपको विजिबल होगा ढंग से। ठीक है, नीचे की तरफ मैं लिख देती हूं। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी जो ग्रीन हाउस गैस है वो है मीथेन, CH4 लिख लो, मीथेन। यहां पर मैं लिख दूं मीथेन। ठीक है, थर्ड ग्रीन हाउस गैस की जब हम बात करेंगे तो वो आपके नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। फिर फोर्थ देखो, फोर्थ आपकी हो गई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लिख लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिफ्थ आपकी हो गई पर फ्लोरोकार्बन, PFC, पर फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर फ्लोरोकार्बन। सिक्स हो गई सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड लिख लो। और सेवेंथ यहां मैं लिख दे रही हूं नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड। ठीक है, तो इन 7 ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई है, मैं थोड़ा साइड हो जा रही हूं। इन 7 ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई है क्योटो प्रोटोकॉल में। एक चीज आपको और इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इन 7 ग्रीन हाउस गैसेस में अगर हम बात करें नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की, इस ग्रीन हाउस गैस को जोड़ा गया था इस लिस्ट में दोहा अमेंडमेंट के थ्रू। ये पॉइंट भी लिख लो। क्लियर है? तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में अगर आपसे पूछेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल आपका किस चीज से रिलेटेड है, तो यहां पर हम ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को रिड्यूस करने की बात करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहली चीज। फिर क्योटो प्रोटोकॉल आपका आया किस वर्ष में था? 1997 में। लागू कब हुआ? 2005 में। याद रखिएगा, यहां पर हमने किन 7 ग्रीन हाउस गैसेस की बात की है? CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन
परफ्लोरोकार्बन, फिर उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड जो है उसे दोहा अमेंडमेंट के थ्रू इस लिस्ट में जोड़ा गया था। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? आप सभी को पता होगा अब तो उत्तर। यहां पर ये आपका रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से। बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े। यहां पर आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? अर्थ है, ठीक है, और ये सूर्य है, सन है। आप सभी को पता है सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरती हैं, ठीक है। यूवी रेस की हम बात करते हैं, पैराबैग्नी किरणें, जिनको कि हम अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं। यही सूर्य की किरणें कुछ पृथ्वी द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाती है, जो पृथ्वी का सरफेस है। जब सूर्य की किरणें इस पर गिरती है तो कुछ जो किरणें हैं उसको पृथ्वी एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, और कुछ किरणों को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है अपने सरफेस से। कुछ किरणें जो है यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिर रही हैं, जिनको कि हम यूवी रेस कह रहे हैं, इनका जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट वेवलेंथ है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इनको शॉर्ट वेव कहते हैं। लेकिन जब ये पृथ्वी से रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं तो इनका वेवलेंथ बढ़ जाता है और ये आपकी इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इनका जो वेवलेंथ है वो लॉन्ग वेवलेंथ है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी पर आपकी मौजूद हैं, अगर ये हम ग्रीन हाउस गैसेस बना रहे हैं, ठीक है, वो यूवी रेस को पृथ्वी पर आने तो देती हैं, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती, इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो यही ग्रीन हाउस गैसेस इनको ट्रैप करना शुरू कर देती हैं, रोक देती हैं यहीं पर, ठीक है, रोक देती हैं। यही ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं इन रेस को क्या कर लेती? ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है, एब्जॉर्व कर लेती हैं, बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देती हैं, जिसके वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, पृथ्वी गर्म होने लगती है, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज और बताऊंगी क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूं। देखो, ग्रीन हाउस गैसेस को जब आप पढ़ेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस में वाटर वेपर भी आता है। वाटर वेपर जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, लेकिन वाटर वेपर को हमने क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? ध्यान से सुनिएगा। इसलिए नहीं लिया है क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में उन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई है जो कि एटमॉस्फेयर में एमिट हो रही हैं ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक कॉज। एंथ्रोपोजेनिक कॉज मतलब ह्यूमंस के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। हमने इंडस्ट्री लगाई है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड निकल रहा है। हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म करें, वहां से मीथेन गैस का एमिशन हो रहा है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में उन ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात किया गया है जो कि आपके एटमॉस्फेयर में एमिट हो रही हैं, रिलीज हो रही हैं ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक कॉज, ड्यू टू ह्यूमंस, ठीक है। वाटर वेपर जो है वो ग्रीन हाउस गैस आपकी है, लेकिन वाटर वेपर का जो मेन सोर्स है वो हमारी प्रकृति ही है, ठीक है, नेचर ही है। जब हम वाटर साइकिल की बात करते हैं पृथ्वी पर, तो हम कहते हैं ना कि जब सूर्य की किरणें पानी पर गिर रही हैं तो पानी वाष्प बन रहा है, वाटर वेपर में बन रहा है, फिर वो ऊपर उठ रहा है, क्लाउड बन रहा है, फिर बारिश हो रही है। तो यहां पर वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो हमारे नेचर की वजह से ही, ठीक है, प्रकृति की वजह से ही, ये याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल में वाटर वेपर की बात नहीं की गई है, दो वाटर वेपर इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। क्लियर हो गया होगा। चलो, इसी तरीके से ओजोन की बात भी करते हैं। ओजोन जो है वो द्वितीयक प्रदूषक है जो कि ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन उसकी बात भी क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं की गई है, नोट कर लेना। चलो, इस प्रश्न को देखते हैं हम। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आते रहते हैं वो मैं आपको बता देती हूं। अब यहां पर ध्यान दो। Consider the following statement. The Kyoto Protocol came into force in year 2005. अभी मैंने आपको बताया है क्योटो प्रोटोकॉल आया किस वर्ष में था? 1997 में। लागू कब हुआ है? फोर्स में कब आया है? 2005 में। तो बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल इज मेनली रिलेटेड टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर।
यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हमने क्योटो प्रोटोकॉल की बात की तो हमने क्लाइमेट चेंज की बात की, हमने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, ओजोन डिप्लीशन की बात नहीं की। ओजोन डिप्लीशन की जब बात होती है तो किसकी बात की जाती है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। किसकी बात आप करेंगे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो गया। मीथेन इज मोर हार्मफुल एज ग्रीन हाउस गैस एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका सही है, ध्यान दीजिएगा जो बताने जा रही हूं। अगर हम मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये बिल्कुल सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, ये ग्रीन हाउस गैस ज्यादा एमिट होती है। लेकिन मीथेन जो है उसके पास ग्रीन हाउस गैस की अगर हम कंपेयर करें तो ये ज्यादा पोटेंशियल रखती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। क्यों? क्योंकि मीथेन जो है वो ज्यादा अमाउंट में जो आपकी जो हीट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसको ट्रैप कर रही। समझ में आ रहा है? मीथेन इज मोर हार्मफुल एज अ ग्रीन हाउस गैस एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक इसलिए है क्योंकि जो मीथेन गैस है वो ज्यादा हीट को ट्रैप करती है, ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये रीजन है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा आपका गलत है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट पूछा है। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये प्रश्न जो है ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जब हम कार्टेजिना प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये बायोसेफ्टी से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है, नोट कर लो। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करेंगे तो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है, पीओपी जो लिखा रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने अभी बताया है, ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है, यहां पर हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम करने की बात कहते हैं, बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है, ये आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की बात कही गई है। तो डी आपका सही उत्तर होगा क्योंकि पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर 1997 वर्ल्ड एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट। अभी देखो ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है। अब बहुत लोग सोचेंगे वर्ल्ड एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी गेस होता कि एक कोई प्रोटोकॉल आया था 1997 में जिसको कि साइन किया गया था, कहां पर? क्योटो में, जापान में, और उसी के नाम पर इसको रख दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल में हमने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की बात की थी, तो आप इस प्रश्न को सही करके आते। देखो 1997 दिया है, क्योटो में हुआ था और यहीं पर प्रोटोकॉल आया था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि उसी के नाम पर पड़ा। तो सी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो यहां पर इसको आप ढंग से पढ़िए, क्या दिया गया है। Which of the following statement is not true regarding the clean development mechanism? It controlled the emission of greenhouse gases, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। It controlled the emission of greenhouse gases. It helped in reducing the global warming. The Kyoto Protocol suggested it for assessing sustainable development. It prohibit development countries from investing capital in project of developing countries. तो बताइए, यहां पर नॉट ट्रू बोला गया है, ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने क्योटो प्रोटोकॉल की बात की उसी में हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की बात कर रहे हैं, कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रिड्यूस होगा, कंट्रोल होगा, तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग भी रिड्यूस होगी, बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल सजेस्टेड इट फॉर असेसिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया था, ये बिल्कुल सही है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करें हम या कार्बन क्रेडिट्स की बात करें, इन सब की बात किसमें की गई थी? क्योटो प्रोटोकॉल में की गई थी, बिल्कुल सही है। इट प्रोहिबिट डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम इन्वेस्टिंग कैपिटल इन प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में हम देखते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, उन पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। क्यों डाली गई है?
डेवलप्ड कंट्रीज पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण बहुत पहले से हो रखा है और इसका मतलब इन्होंने कितनी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया होगा। तो अब डेवलप्ड कंट्रीज पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली गई है कि आप डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करिए कि उनके यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो। तो इसीलिए हम देखते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट जो हैं वो डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज में स्टैब्लिश करती हैं ताकि वहां पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम हो, और अगर बाई चांस डेवलप्ड कंट्री में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज्यादा हो रहा है तो वो कुछ अपने कार्बन क्रेडिट इन डेवलपिंग कंट्रीज से खरीद सके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रोहिबिट तो होगा ही नहीं, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। अब ये बहुत लंबा प्रश्न है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लीजिए क्लास, और वीडियो को पॉज करके आराम से इस प्रश्न को पढ़िए और बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या है। बड़ा प्रश्न है इसीलिए मैं स्क्रीन से भी हट गई हूं। तो चलिए आप लोग पढ़िए इस प्रश्न को। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड, quantify and manage greenhouse gas emission. दूसरा है, it is United Nation initiative that provide financial initiatives to developing countries to reduce greenhouse gas emission and adopt ecosystem adaptive technology. फिर C है, it is an intergovernmental agreement ratified by all UN members countries to reduce greenhouse gas emission to a specified level by 2022. और डी है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड बैंक फंडेड मल्टीलेटरल REDD प्लस इनिशिएटिव। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि बस पूछा व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, यही प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जो है ना, ये एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है for government and business leader to understand, quantify and manage greenhouse gas emission। डायरेक्ट प्रश्न है, what is पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, या सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। आपकी परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अगर अभी तक नहीं सुना था तो लिख लो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखो। द क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2005। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि क्योटो प्रोटोकॉल आपका कब इनफोर्स में आया, इन्फोर्समेंट कब हुआ है, 2005 में। बिल्कुल सही है। ठीक है, द क्योटो प्रोटोकॉल इज मेनली रिलेटेड टू रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। बिल्कुल सही है, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेस के निकास को कम करने से संबंधित है। ठीक है, compared to methane, carbon dioxide is 5 times more effective as a greenhouse gases, यहां पर दिया गया है। अब देखिए क्लास, यही प्रश्न यही प्रश्न हमने यहां पर देखा है। ये कहां पर देखा था, ये वाला देखिए। एक मिनट रुकिएगा, मैं प्रश्न दिखा रही हूं। ये अभी मैंने आपको बताया है कि क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में इसको लागू किया गया है। यहां पर बस दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल जो रिलेटेड है वो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, जो कि गलत था। ठीक है, अब यहां पर इसी तरीके के प्रश्न को कैसे दे दिया गया है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो आपका मेनली रिलेटेड है टू रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये सही कर दिया गया है उसी स्टेटमेंट को, लेकिन प्रश्न उसी तरीके से है। अब थर्ड स्टेटमेंट को देखो, कंपेयर टू मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड इज 5 टाइम मोर इफेक्टिव एज अ ग्रीन हाउस गैसेस। अभी मैंने आपको बताया है, अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे कि किस ग्रीन हाउस गैस के पास ज्यादा पोटेंशियल है हीट को ट्रैप करने का, तो मीथेन के पास है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में ज्यादा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब ट्रू पूछा है तो ट्रू क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं हिंदी वालों के सामने ऐसे खड़ी हो जा रही हूं तो हिंदी वालों को दिक्कत हो रही है, इंग्लिश वालों को दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं स्लाइड से हट जाती हूँ कि 2 मिनट पढ़। लेकिन हिंदी में भी क्योटो प्रोटोकॉल बोलेंगे, इंग्लिश में भी क्योटो प्रोटोकॉल बोलेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस की मैं बात करूँ, इतना तो समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रही होगी। लेकिन अगर बाई चांस कभी भी दिक्कत होती है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप आराम से अपना पढ़ लिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस प्रश्न को देखते हैं, ये क्या दिया गया है। With reference to the CO2 emission and global warming under United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC बोला जाता है जिसे, what is the name of the market-based mechanism that provide fund initiative from developed countries to developing countries so that they can adopt cleaner technology and reduce greenhouse gas emission? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापमान के संदर्भ में, ठीक है, के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके। तो यहां पर बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कार्बन फुटप्रिंट, फिर कार्बन क्रेडिट रेटिंग, फिर उसके बाद क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और एमिशन रिडक्शन स्टैंडर्ड। तो क्लास पढ़ लीजिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे इसके बारे में डिस्कस भी किया है। तो बताइए यहां पर जो सही उत्तर है वो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास युक्ति, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को बस इसी तरीके से समझिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करेंगी उनके यहाँ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लगाकर जो कि इको फ्रेंडली हैं, जैसे सोलर पावर प्लांट लगा दिया, विंड एनर्जी से रिलेटेड कोई पावर प्लांट लगा दिया, वेस्ट सेग्रीगेशन या उससे रिलेटेड कोई वेस्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई पावर प्लांट लगा दिया, जिसके की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन डेवलपिंग कंट्रीज में कम हो। ठीक है, ये समझ में आया। तो यही चीज यहां पर दी गई थी। तो ये क्या है, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड फंड इनिशिएटिव फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, विकसित देश से देश देता है किसको, विकासशील देश को, टू डेवलपिंग कंट्री सो दैट दे कैन अडॉप्ट क्लीनर टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आईएएस प्रीलिम्स 2008 का प्रश्न है। क्या प्रश्न में दिया गया है, with regards to the carbon credit, clean development mechanism is one of the innovative mechanism of Kyoto Protocol. The project implemented under CDM related to Annex 1 countries. तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर जो आपका सही उत्तर है, पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि जब हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया इसकी बात क्योटो प्रोटोकॉल के तहत की गई थी। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जब आप क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ते हैं तो वहां पर एनेक्स 1 एनेक्स 2 ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो चीज लिखी गई है कि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड अंडर द सीडीएम रिलेटेड ओनली टू एनेक्स 1 कंट्री, ये आपका गलत है, क्योंकि यहां पर आपके दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों। ठीक है, एनेक्सचर अगर आप वहां पे पढ़ेंगे तो एक में आपकी डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में दिया गया है, डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में दिया गया है। तो ए आपका सही होगा, केवल ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखिए यहां पर इस प्रश्न को देखिए, 11वें प्रश्न को, फॉर व्हाट पर्पस हैज द यूनिट सपोर्टेड कॉमन कार्बन मेट्रिक बीन डेवलप्ड। तो बताइए यूनिट सपोर्टेड कॉमन कार्बन मेट्रिक बीन डेवलप्ड, बताइए। यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिए क्लास, आराम से समय लेते हुए प्रश्न को पढ़िए फिर उत्तर दीजिएगा। कॉमन कार्बन क्रेडिट की बात की गई है। संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए, ठीक है, फिर सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए, और आखिरी आपको दिया गया है किसी इकाई समय यूनिट टाइम में विश्व में जीवाश्म ईंधन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पदचिह्नों के आकलन के लिए। तो कॉमन कार्बन मेट्रिक जो है ये आपका है टू असेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जब आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आपकी होती है तो उस समय कार्बन क्रेडिट को असेस करने के लिए, ठीक है,
कॉमन कार्बन मैट्रिक को डेवलप किया गया है। संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए विकसित किया गया है। तो ए आपका सही उत्तर होगा। अगला हम देखते हैं ब्लू कार्बन क्या है। ब्लू कार्बन क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सॉइल, कार्बन एम्बेडेड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, ये आपका सही है। देखिए हम ओशियंस को ब्लू सिंक भी कहते हैं, ये मैंने आपको बताया है कि जो ओशियन है, समुद्र है, उनको हम ब्लू सिंक कहते हैं। जितने भी एक्वेटिक रीजन्स की हम बात करें वो ब्लू सिंक है। क्यों ब्लू सिंक है? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ओशियन की, समुद्र को लेके मैं आपको समझा रही हूं, ठीक है, समुद्र को लेकर समझो, बार बार सबको लेके नाम कंफ्यूज हो। तो समुद्र के अंदर आपके मिलियंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या है? छोटे छोटे प्लांट, माइक्रोस्कोपिक प्लांट। फाइटो मीन्स क्या? फाइटो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट, फाइटो मीन्स प्लांट। तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स आपके प्रेजेंट होते हैं पानी के भीतर, और ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स क्या करते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है पानी के अंदर, ये कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? पानी को, ओशियन वाटर को ब्लू कार्बन सिंक, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहां पर कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम को हम ब्लू कार्बन कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? ब्लू कार्बन कहते हैं। ब्लू कार्बन सिंक क्या है? सिंक मतलब एब्जॉर्ब, ठीक है। अगर आप सिंक में पानी डालोगे तो वो पानी अंदर चला जाएगा। इसीलिए ओशियंस को हम क्या कहते हैं? ओशियंस आर ब्लू कार्बन सिंक, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या जो प्लांट्स पानी के अंदर हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? कैप्चर कर रहे हैं। और वहां पर जो कार्बन होता है उसे ब्लू कार्बन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस प्रश्न को देखो क्या दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर Annex 1 countries certified emission reduction clean development mechanism। तो ध्यान दीजिएगा, नोट कर लो, जब क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल में Annex 1 कंट्रीज की बात की जाती है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात की जाती है और सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन की। तो यहां पर आपका क्योटो प्रोटोकॉल होगा, यहां पर भी क्योटो प्रोटोकॉल होगा, और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के सामने तो क्योटो प्रोटोकॉल होगा ही। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? तो ओनली 3 इज करेक्ट, ठीक है क्लास, ओनली 3 इज करेक्ट। आगे बढ़े। द कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो जैव सुरक्षा समझौते से रिलेटेड है, ठीक है। हम ओजोन डिप्लेशन की बात करेंगे तो हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। यहां पर 1987 आप लिख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की हम बात करेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करने की बात कही गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Total amount of greenhouse gases produced in providing different and indirect support to the human activities is called। ध्यान दीजिए क्लास, क्या बोला गया है? मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने पे उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसेस की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं? बताइए। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैंने अभी आपको कुछ ये बात बताई है थोड़ी देर पहले, मैंने आपसे डिस्कस किया है, हिंट दे रही हूं मैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में कितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, कितना कार्बन फुटप्रिंट है, इसको एसेस करने के लिए कॉमन कार्बन मैट्रिक की बात की गई है। बताया था ना, कॉमन कार्बन मैट्रिक जो है टू एसेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड। तो यहां पर जो आपका प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस इन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सपोर्ट टू द ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है।
कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट को इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यहां पर हम तुलना करते हैं कि मनुष्य द्वारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, और नेचर उस कार्बन को कितनी जल्दी एब्जॉर्व कर रही है, इस पर तुलना की जाती है। हम जब ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारी कोई भी एक्टिविटीज हो तो उसमें कार्बन का एमिशन हो रहा है, ठीक है, हम श्वास भी ले रहे हैं, अगर सांस भी ले रहे हैं, रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, कार्बन रिलीज हो रहा है, गाड़ी से इधर से उधर जा रहे हो, कार्बन रिलीज हो रहा है, तो हम कार्बन को एमिट कर रहे हैं, ठीक है, हम नेचर से रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो हमारे नेचर है, एनवायरमेंट है, वो क्या कर रहा है, रिपेयरमेंट का काम कर रहा है, रिन्यूअल का काम कर रहा है, रिन्यू कर रहा है, ठीक है। आपको पता है ना, जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं, तो यहां पर रिन्यू हो रहा है और हम जनरेट करें, तो रिन्यू और जनरेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो वही हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं। चलो, बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, यहां पर कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। पॉज कर लीजिए क्लास, प्रश्न बड़ा है तो थोड़ा सा समय ले लीजिए पढ़ने के लिए। द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कंजेशन विद द क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट आर अवॉर्डेड टू द कंट्रीज और अ ग्रुप दैट हैव रिड्यूस्ड देयर ग्रीन हाउस गैसेस emission below their assigned emission quotas. The goal of carbon credit is to curb the increase in carbon dioxide emission. Carbon credit are bought and sold based on a price determined periodically by UNEP, United Nations Environment Program. तो यहाँ पर आपका गलत क्या हो जाएगा, बताइए यहाँ पर आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत है बोला गया है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई है। अभी मैंने आपको बताया है क्योटो प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, और फिर यहां पर आपका क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट दोनों याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, तो इसको टिक लगा लो, ये सही है। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभियंग के नीचे ला चुके होते हैं। देखिए, हर कंट्रीज के पास एक एमिशन की वो बना दी गई है कि आप इससे ज्यादा अमाउंट में कार्बन नहीं एमिट कर सकते हैं, ठीक है, ये कोटा है, इससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप नहीं एमिट कर सकते, कार्बन नहीं एमिट कर सकते हैं। और अगर कोई कंट्री उस कोटा से कम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रही है तो उससे कार्बन क्रेडिट दिया जाता है, तो आपको क्रेडिट दिया जाता है। ऐसे ही समझो, जब आप कोई बढ़िया काम कर लेते हो तो आपको क्रेडिट दिया जाता है ना, शाबाश भाई शाबाश, क्रेडिट दे दिया गया ना, तो अच्छा काम। तो इसी तरीके से जिन कंट्रीज का, हर कंट्रीज का जो कोटा डिसाइडेड है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का, उसमें से अगर कोई कंट्री उस कोटे से कम कार्बन का एमिशन करती है तो उसे क्रेडिट दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट आर अवॉर्डेड टू द कंट्रीज और अ ग्रुप दैट हैव रिड्यूस्ड देयर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन बिलो देयर असाइन्ड एमिशन कोटा। असाइन्ड एमिशन कोटा से कम अगर एमिशन कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड का तो उसे कार्बन क्रेडिट दिया जाता है, कार्बन का एमिशन कर रही है तो उसे क्रेडिट दिया जाता है। हाँ, अब यही खेल इसमें है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में। अब कोई डेवलप्ड कंट्रीज जो कि इस असाइन्ड कोटा से ज्यादा कार्बन का एमिशन कर रही है ना, तो वो अगर चाहे तो इन कंट्रीज से उनके कार्बन क्रेडिट को खरीद सकती है, ठीक है, ये याद रख, इसी को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। अभी बताती हूँ। The goal of a carbon credit is to curb the increase in carbon dioxide emission. बिल्कुल सही, तभी तो हम क्रेडिट दे रहे हैं किसी को, क्योंकि हम चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन कम हो, ठीक है। कार्बन डाई क्रेडिट आर ब्रॉट एंड सोल्ड ऑन द प्रिंसिपल डिटरमाइंड बाय द पीरियोडिकली बाय यूनेप। भाई यूनेप का तो यहाँ रोल ही नहीं है। जब हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, UNFCCC की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, ना कि यूनेप की। तो कौन सा गलत हो गया, डी आपका गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ठीक है, इनको एक्स कोटा दिया गया कि आपको एक्स कोटा तक आप कार्बन एमिट कर सकते हो, लेकिन अब इनके यहाँ कार्बन का एमिशन बहुत कम हो रहा है, ठीक है, तो इन्होंने अगर हम देखें तो एक्स माइनस मतलब माइनस कोटा
इन्होंने एमिशन किया, ठीक है। इसके वजह से इन्हें कुछ कार्बन क्रेडिट्स दिए गए, भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये लो कार्बन क्रेडिट ले लो, ये कुछ कार्बन क्रेडिट आपको दिए जाते हैं। अब दूसरी कंट्री है बी, जहां पर जो असाइंड कोटा है वो एक्स है, ठीक है, लेकिन ये एक्स प्लस 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 अपने कोटे से ज्यादा कार्बन का एमिशन कर रही है। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा कि भाई तुम तो गलत कर रहे हो। तो इस कंडीशन में ये क्या कर सकते हैं, ये कार्बन क्रेडिट इनसे ले सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अगर ये चाहें तो इस कंट्री में, ए कंट्री में आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लगा सकते हैं जो कि इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मेनली अगर हम देखते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में रिलेशन शो किया जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करती हैं कि उनके यहाँ इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट लगाए जाए ताकि वो अपने कार्बन एमिशन को और कम करें, ठीक है, और वो अपने कार्बन क्रेडिट्स को दे सके। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। चलो, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी हमने देखा क्योटो प्रोटोकॉल, ए आपका सही है, ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेज द बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। तो यहां पर बताइए, यहां पर बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप की बात की गई है, तो ये किसका इनिशिएटिव है, ऐसे आपको बताना है। तो बताइए यहां पर ये किसका इनिशिएटिव है, तो ये इनिशिएटिव आपका वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। तो ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न था, तो एक बार बस ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। ये प्रश्न बड़ा है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम दूंगी आप लोगों को पढ़ने के लिए, पढ़ लो इसको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों माध्यम में। यहां पर फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी की बात की गई है। अगर आप चाहें क्लास तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो पढ़िए इसको, यहां पर क्या दिया गया है, कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनस पीपल, ठीक है। फिर आगे आपको दिया गया है, it provide financial assistance to universities, individuals, scientists and institutions engaged in scientific forestry research for development of eco-friendly and climate adaptation technology for sustainable forest management। और थर्ड आपको दिया गया है, it assist countries by providing financial and technical support in their effort to reduce emission from deforestation and forest degradation। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। क्लास वीडियो को पॉज करना है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। प्रश्न बड़ा है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। बताइए क्या सही उत्तर होगा। अभी मैं हिंदी में भी प्रश्न को दिखा देती हूँ, इंग्लिश वाले एक काम करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से प्रश्न पढ़िए, तब तक हिंदी में भी ये प्रश्न मैं दिखा देती हूँ। पढ़िए, अब हिंदी में इसको पढ़ लीजिए आप लोग एक बार और उत्तर दीजिए, यहां पर सही उत्तर क्या होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है, ये सही है, ठीक है। या देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने से रिलेटेड है, ये भी सही है। यहां पर देख लीजिए, पहला इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनस पीपल, सही है। and it assists countries by providing financial and technical support in their effort to reduce the emission from deforestation and forest degradation, ये सही है। यहां पर सी आपका सही होगा, ठीक है। दूसरा आपका गलत होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दी जाती है वो डेवलपिंग कंट्रीज को दी जाती है, ठीक है। यहां पर अब इस प्रश्न को देखिए, ये 2017 का प्रश्न है, लंबा है तो आप लोग देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्लास, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप है, ठीक है, जिसको कि 2008 में लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक को। किस लिए? वर्ल्ड बैंक द्वारा टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं वहां पर। अब इस प्रश्न को आप लोग देखिए ध्यान से, क्या दिया गया है।
ग्लोबल क्लाइमेट फंड एलियंस की बात की गई है। यहां पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ग्लोबल क्लाइमेट फंड एलियंस की। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की इनिशिएटिव है ये। इट प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इन देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट, ये भी सही है, ध्यान दीजिएगा। या लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये सही है, ये दोनों सही है। लेकिन यहां पर ये चीज जो लिखी हुई है, इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका गलत है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन यूनियन की इनिशिएटिव है ये, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो तीसरा आपका गलत है, पहला दूसरा आपका सही है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न देख लेते हैं अब हम। परेशान मत होइएगा वैसे कि यूपीएससी के प्रश्नों को अगर हम देखें तो पीसीएस में अगर पूछेगा तो बहुत आसान तरीके से पूछेगा, उतना लेंदी नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए डिस्कस कर लिया जाता है। यहां पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापमान के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, प्रश्न यही है कि कौन सी पहली कंट्री है जिसने कि कार्बन टैक्स के बारे में बोला था, तो वो न्यूजीलैंड है। डी आपका सही है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली, जब भी कोई चीज पहली बार किसी कंट्री का इनिशिएटिव होता है तो वो आपका हमेशा के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट कंट्री टू प्रपोज अ कार्बन टैक्स टू मिटिगेट द ग्लोबल वार्मिंग वाज न्यूजीलैंड, डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखें, which of the following countries announced in 2019 that it would impose a carbon tax to reduce greenhouse gas emission। अब ये जो प्रश्न है ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहां पर 2007 में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया प्रश्न है क्योंकि आरओ की परीक्षा काफी लेट में हुई थी, तो 2017 में, तो इसमें पूछा गया है 2019 में किसने इंपोज करने की बात की थी कार्बन टैक्स को। पहली कंट्री पूछेंगे तो न्यूजीलैंड, अब इसने 2019 की बात कर ली थी, तो उस समय इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था सिंगापुर, ठीक है, सी आपका सही उत्तर था, ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने। अगला 23वां प्रश्न देखते हैं, which of the following statement regarding the green carbon observatory are correct? It is a global research program to advance understanding of the role of the carbon on earth. It is a regional observation of deep microbial ecosystem। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर 23rd में आपका सही है, तो बताइए। डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी जो है, it is a global research program to advance understanding of the role of carbon on earth, सही है। it is for regional observation of deep microbial ecosystem, ये भी सही है, सी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। या वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है, ठीक है। या गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए, हिंट यहां से मिल जाना चाहिए, ठीक है। 24वां प्रश्न, व्हाट इज अ क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर द एमिशन रिडक्शन प्लेज ऑफ द वेरियस कंट्रीज। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है ये आपको बताना है, 24वें का उत्तर, ठीक है। A database created by coalition of research organization, a wing of intergovernmental panel on climate change, a committee under the United Nations Framework Convention on Climate Change, या an agency promoted and funded by United Nations Environment Program and World Bank। ये 2002 में यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है।
आपके एग्जाम में हो सकता है इतना लेंदी ना दे के छोटी छोटी लाइन में दे दे। तो याद रखिएगा कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है वो एक डेटाबेस है जिसको कि क्रिएट किया गया है बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिलकर एक डेटाबेस क्रिएट किया है जिसका कि नाम क्या है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लीजिए अगर आपको जरूरत है तो। बस इतना आप याद रखिए जहां पर भी नोट्स बना रहे हैं कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो है वो एक डेटाबेस है, इट इज क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए क्लास अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। कभी भी कोई प्रश्न अगर बहुत लेंदी होता है, बड़ा प्रश्न है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं देने का प्रयास करती हूँ ताकि किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि प्रश्न पढ़ने के लिए और समय की आवश्यकता थी तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके प्रश्न पढ़ लिया करिए। ठीक है, आप जिस भी माध्यम के हैं, हिंदी के हैं तो हिंदी माध्यम में पढ़िए, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश माध्यम में पढ़िए। मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रश्न आसानी से आप पढ़ पाए। तो अपनी लैंग्वेज में प्रश्नों को पढ़ा करिए, फिर देखा करिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं। तो अब आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच क्लास। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और खुद पर विश्वास रखिए और मेहनत करिए। जीवन में सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।